नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। इन 3 सालों में क्या कुछ हुआ है, इसको जांचने परखने का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उन प्रयासों की जो शिक्षा और कौशल का विकास कर हमारे देश, खासकर गांव को विकास के राजमार्ग पर ले जाएंगे, जो युवा शक्ति को विकास में सीधे भागीदार बना भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं। हम उन मुद्दों की भी चर्चा करेंगे जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधारों से जुड़े हुए हैं। इस मंत्रालय ने पिछले 3 साल में ऐसे प्रयोग किए हैं जो न सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया में पहली बार हुए हैं। इनका नेतृत्व करने वाले भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर का दूरदर्शन किसान पर भरपूर स्वागत है। नमस्ते। उनके साथ ही स्वागत है लेखक और शिक्षाविद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पूर्व निदेशक डॉक्टर जगमोहन सिंह राजपूत। नमस्कार। और शिक्षाविद और एसजीटी विश्वविद्यालय के समकुलाधिपति डॉक्टर टीपी डोगरा का। नमस्कार। हमारे दूसरी ओर प्राध्यापिका डॉक्टर रूबल शर्मा के साथ ही छात्र छात्राएं मौजूद हैं। आप सभी का भी दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। तो हम पिछले 3 साल में शिक्षा के हाल पर वाद संवाद करें, उसके पहले सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। दोस्तों, ज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश की अपनी एक पहचान रही है। आज से नहीं, हजारों वर्षों से कहते हैं शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ। आज आईटी नॉलेज के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। शून्य से मंगलयान की मंगल यात्रा का सफर हमें गौरवान्वित करता है। उपनिषद से उपग्रह तक हमारी यात्रा विस्तृत हुई है। लोकतंत्र की सफलता जन भागीदारी से ही है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि वोट डाल दिया और किसी को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लो जाओ भाई मेरी समस्याओं दूर कर दो, और 5 साल में न कर पाए तो कह दिया जाए चलो अब अगला कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेंगे। लोकतंत्र ये नहीं है। लोकतंत्र जन भागीदारी का है। 125 करोड़ देशवासियों ने मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। सब कुछ सरकार को ही पता है, सारी समस्याओं को हल सरकार ही कर पाएगी, उसके पास सारे उपाय हैं, ये भ्रम है। सरकार में भी तो आप ही की तरह लोग आकर के बैठे हैं। सब समस्याओं का समाधान हम सब मिलकर के ही कर सकते हैं। जो सरकार में नहीं है उनके बाद भी अनेक अच्छे सुझाव होते हैं, बुद्धि प्रतिभा होती है, काम करने के लिए एक मूड होता है। हमारी 65% आबादी 35 वर्ष या इससे कम आयु वालों की है। युवा देश में युवकों की भूमिका निश्चित तौर पर अधिक होनी चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए कई प्रयोगात्मक कार्य किए हैं। ज्यादा पीछे न जाएं, कुछ दिन पहले ही 1 अप्रैल को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इतिहास रचा। वाद संवाद शुरू करने से पहले आइए देखते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। हमारे सपनों का डिजिटल भारत बनाने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 का आयोजन किया गया। इस हैकाथॉन में 36 घंटे की नॉन स्टॉप डिजिटल उत्पाद विकास प्रतियोगिता हुई, जिसके दौरान प्रौद्योगिकी के 10,000 विद्यार्थियों ने रेलवे मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इसरो, पर्यटन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग सहित कुल 29 मंत्रालयों और विभागों की पोस्ट की गई विभिन्न समस्याओं के संबंध में डिजिटल समाधान किए।
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 का ग्रैंड फिनाले एक साथ देश भर के 26 अलग अलग शहरों में आयोजित किया गया और विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। उनके आइडिया को स्टार्टअप कार्यक्रम में बदलने में भी उनको मदद की जाएगी। ये पहला मौका था जब करीब 10,000 युवा राष्ट्र हित में किसी कारगर उत्पाद को विकसित करने के लिए 36 घंटों तक लगातार कार्य करते रहे। इन 29 सरकारी मंत्रालयों और विभागों ने 598 समस्याएं दी थी। इन पर देश भर के 2100 से अधिक कॉलेजों की 7,531 टीमों के कुल 42,000 से भी अधिक विद्यार्थियों के विचार मंत्रालय में आए। यहाँ तक कि अंडमान से भी प्रविष्टि आई थी। 1 और 2 अप्रैल को आयोजित ग्रैंड फिनाले के लिए 7,531 टीमों में से 1,266 टीमों को चुना गया। इनमें कुल 10,000 प्रतिभागी थे। इस ग्रैंड फिनाले के दौरान ये सभी 10,000 विद्यार्थी देश भर में 26 स्थानों पर अपने विचारों पर आधारित उत्पाद तैयार करने के लिए 36 घंटों तक लगातार काम करते रहे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा हैकाथॉन माना जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल बनाने की कोशिश की है, जिसे दूसरे देश भी अपना सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल पर अभी आपने रिपोर्ट देखी। विद्यार्थियों को किस तरह राष्ट्र निर्माण से जोड़ा गया है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय 3 साल से किन तेवरों के साथ चल रहा है, इसकी एक मिसाल है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जावड़ेकर जी, ये बताएं कि इस मेगा शो के पीछे क्या मूल भावना थी? देखो, उच्च शिक्षा मूलतः शोध और खोज की शिक्षा होती है जी। और जो देश शोध और अनुसंधान करता है वही देश आगे बढ़ता है। और इसलिए वी लैक इन इनोवेशन। इसको दूर करने के लिए एक अनुसंधान की संस्कृति दृढ़ हो कॉलेज के दिनों से ही, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए। उसका एक कार्यक्रम है ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। मुझे खुशी हुई, पहली साल ये किया, इस साल दुनिया का सबसे बड़ा हुआ। केवल हमारे एक अपील पर 42,000 छात्रों ने उसमें हिस्सा लिया। 3 महीने मेहनत की। जो समस्या को उन्होंने चुना था, उस समस्या पर 6 छात्र इकट्ठा आकर प्राध्यापकों के मार्गदर्शन भी लिया, लेकिन 3 महीने उन्होंने खुद मेहनत की और जो एक नतीजे पर आए उसमें से फिर 1,000 से ज्यादा टीमों को हमने फाइनल राउंड में ले लिया। और उससे सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 200 से ज्यादा समस्याओं का समाधान ढूंढा गया है। अब उसको प्रोडक्ट और यूटिलिटी में बदलने की कार्रवाई शुरू हो गई है। वी हैव गॉट ब्रिलियंट आइडियाज। तो ये जो ओपन मॉडल ऑफ इनोवेशन है, ये हैकाथॉन का एक विशेषता थी जी। ऐसा ही दूसरा एक काम हम कर रहे, इम्प्रिंट जी। इसमें छात्र, अध्यापक और बाकी भी प्रोफेशनल्स कोई शोध करना चाहते हैं जिसकी आज समाज को जरूरत है, ऐसे 10 बिंदु उनको दिए गए थे। उन्होंने लगभग 300 प्रपोजल्स उसमें से अंत में चुने गए हैं और ये इम्प्रिंट पर सरकार लगभग 400-500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ठीक है। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट इज फंडिंग रिसर्च इनोवेशन प्रोजेक्ट्स और उसको लेकर आज ये 2 साल में उसका भी नतीजा आएगा। तीसरा, हमने एक शोध के लिए आगे कार्रवाई की है। IITs में छात्रों के पास बहुत बेहतरीन आइडियाज आते, लेकिन उनको स्टार्टअप करने के लिए कैंपस के बाहर जाना पड़ता था जी। हमने अब छात्रों को हॉस्टल रूम से स्टार्टअप करने को परमिशन दी है जी। और ऐसे 600 स्टार्टअप अब IIT कैंपस और IIM और आईसर कैंपस से शुरू हो गए। इसमें एक और उपक्रम है उच्चतर आविष्कार योजना। अच्छा। उसमें इंडस्ट्री और एकेडमिया के इंटरेक्शन हमारे यहाँ नहीं होता था। हमारी इंडस्ट्री बाहर के देशों के शोध पर निर्भर होती है। अब वो अपनी रिक्वेस्ट IIT कैंपस में दे रही है। प्राध्यापक और छात्रों की टीम मिलकर उस काम पर प्रोजेक्ट पर काम करती है। 1-2 साल में उसके रिजल्ट आए।
ऐसे काम हमने शुरू किए, तो उसमें भी 300 लगभग प्रोजेक्ट्स आज काम कर रहे हैं जिस पर टीमें। जी, और अंत में एक और कहूंगा जी। कि यही इंक्यूबेशन सेंटर्स भी 6 जगह आज तैयार हुआ है कि जिन्होंने स्टार्टअप्स तैयार किए जी। उनको भी बसने के लिए, उनको फूलने के लिए जो मौका चाहिए वो भी हम कैंपस पे दे रहे जी। हैं। तो पूरे कैंपस का माहौल ही शोध और अनुसंधान का बने, जी। क्योंकि शोध के बिना, खोज के बिना हम वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं, जी, अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है। और इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था को सस्टेनेबल वे में आज 30 साल हम जो बढ़े जी। वो एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग के आधार पर और उससे भी ज्यादा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स के आधार पर बढ़े हैं। लेकिन ये अंत तक चलने वाला रास्ता नहीं है। बिल्कुल। इसलिए खोज करके नए उपकरण तैयार करना, नए तंत्रज्ञान का आविष्कार करना और नए यूटिलिटीज तैयार करना, यह हमारा उच्च शिक्षा का तो मूल सबसे भावना प्रमुख यही ध्येय है। रही कि जो शोध है उस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। Yes. और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पर ही और विचार हम जान लेते हैं अपने बाकी मेहमानों का। डॉक्टर राजपूत, आप शिक्षा क्षेत्र में उच्च पदों से दशकों से जुड़े रहे हैं, ये बताएं कि क्या इतने बड़े स्तर पर जिस तरह का आयोजन ये हुआ है, आपने कभी कुछ देखा है ऐसा? आपको कैसा लगा ये विचार? ये अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय आयोजन था, जी, लेकिन थोड़ा सा हम ये सोचेंगे इसके पहले का चिंतन क्या है। ये कहा जाता है कि किसी भी देश की ज्ञान अर्जन की परंपरा में 4 बड़े महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जिससे व्यक्ति का विकास होता है। पहला होता है अध्ययन, जी, शिक्षा संस्थान में जाना, पढ़ना, अध्यापक से सीखना। दूसरा है मनन, जो सीखा है उस पर स्वयं विचार करना कि मैंने क्या सीखा। जी, तीसरा है चिंतन और लोगों से बातचीत करना, इसको आजकल की भाषा में पीयर लर्निंग भी कहते हैं। और चौथा है उपयोग, इसका उपयोग क्या होगा। ये सारी बातें जो अभी हमारे मानव संसाधन मंत्री जी ने बताई हैं, इनमें ये चारों तत्व शामिल हैं। जी, और इसमें एक बात और मैं जोड़ देता हूँ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने आज से करीब 98 ईयर्स अगो 1919 में शांति निकेतन में एक बात कही थी। उन्होंने कहा जी, कि शिक्षा केंद्र, विश्वविद्यालय, स्कूल, उनका कार्य, पहला कार्य पढ़ाना नहीं है। उनका पहला कार्य ऐसा वातावरण प्रदान करना जहाँ पर व्यक्ति सोच सके, चिंतन कर सके, मनन कर सके, अध्ययन कर सके और उपयोग की बात जान सके। उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है जिसका उपयोग न हो। सर्वभूत हिते रता, हमारी ज्ञान परंपरा में यही रहा है जी। कि जो भी ज्ञान प्राप्त करो उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए करो। और साथ ही डॉक्टर डोगरा ये बताएं कि जिस तरह से युवाओं को जोड़ा गया, युवाओं का ये देश है और उसमें युवाओं की भागीदारी की बात होती आई थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जोड़ा नहीं गया था। उस दृष्टि से आप इस कदम को कैसे देखते हैं? अद्भुत कदम है। एंशिएंट पीरियड में जो कुछ विज्ञान में, कल्चर में, भाषा, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, क्या नहीं, सब कुछ यहीं से प्रारंभ हुआ। जी, और उसके बाद में एक ऐसा समय आता है कि हम काफ़ी समय तक सुसुप्त रहे और हम आज मॉडर्न जो युग है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। जी, उसका कारण यही था कि किन्हीं कारणों से हमने शोध को छोड़ दिया। उस शोध की प्रवृत्ति को, रिसर्च की प्रवृत्ति को जगाना बहुत ज़रूरी है। जी, और जावड़ेकर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि असली जो शिक्षा है वो शोध की प्रवृत्ति है। जी, जी, बिल्कुल। और ये जो कार्यक्रम रहा वो शोध प्रवृत्ति को युवाओं में जगाने का काम करेगा। ये बहुत बड़ा एक उद्देश्य है और बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में है। जी, जावड़ेकर साहब, हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो कार्य होते आ रहे हैं, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कुछ विचार भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। आप किस तरह से आंकते हैं जो इसके पहले के नेतृत्व वाली सरकार रही है उसकी तुलना में जो नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व वाली ये सरकार है, उस टेन्योर में शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से कार्य हो रहे हैं, वो भिन्न किस तरह से हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क आया है। वो फर्क है कि अटल जी के जमाने में सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ जी, कि सब तक शिक्षा पहुंचे। फिर राइट टू एजुकेशन 2006 में हुआ, 9 में एक्चुअली पास हुआ बाद में। तो 2009 से सारा भर था कि हर एक तक शिक्षा पहुंचे, एक्सपांशन। क्योंकि ब्रिटिशों ने कभी नहीं चाहता कि सब सीखे। तो ये 2 कदमों से हमारा देश में हर एक
बच्चे तक शिक्षा पहुंची, लेकिन अब दरकार है गुणवत्ता की, बिल्कुल। दरकार है क्वालिटी की। और इसलिए हमने नारा दिया, ये नया नारा है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमने नारा दिया सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। जी। तो वो अच्छी शिक्षा, ये इसमें महत्वपूर्ण है। ये नया एम्फोसिस महत्वपूर्ण है, ये नई शुरुआत है। और पहले राइट टू एजुकेशन में सारा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनपुट पर था। जी। हमने आउटकम पर ज्यादा जोर दिया है, लर्निंग आउटकम को। और इसलिए 9 साल में एक बड़ी विचित्र समस्या पैदा हुई कि बच्चों को टेंशन ना आए, इसलिए परीक्षा तो खत्म हुई, किसी को रोक टोक नहीं होगी। पहली में प्रवेश किया तो 9वीं में जाएगा ही जाएगा, पढ़े या न पढ़े। और इसलिए अनेक जगह ऐसे स्कूल हो गए कि जो केवल मिड डे मील स्कूल बन गए, किसी की जवाबदेही नहीं, आना खाना जाना। तो उसके बजाय अब हमने लर्निंग आउटकम्स किए। इसका मतलब है कि पहली में क्या आना चाहिए, दूसरी में क्या आना चाहिए, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, छठी, 7वीं, 8वीं में, जी। हर कक्षा में वो गणित है, विज्ञान है, समाज विज्ञान है, भाषा है, इसकी क्या काबिलियत उसमें आनी चाहिए, ये अब निश्चित हो गया है। ये अब दीवारों पर भी लगेंगे, टीचर्स को भी प्रशिक्षण जारी है, और हर अभिभावक को भी मिलेगा कि आपका बेटा अगर 5वीं में है तो आप उसको इतना आना चाहिए। तो ये जिम्मेवारी बनेगी छात्र की भी, टीचर्स की भी, पेरेंट्स की भी, और स्कूल्स की भी। तो ये लर्निंग आउटकम, ये मेजर बदलाव है। दूसरा, हमने एक फैसला किया है कि 5वीं और 8वीं में बीच में चेक करने की जरूरत है। चैलेंज के बिना आदमी पूरी मेहनत नहीं करता, बिल्कुल। और इसलिए छात्रों को भी लगना चाहिए कि मुझे कुछ चैलेंज है। तो उसके लिए 5वीं और 8वीं में यह राज्यों पर हमने छोड़ा है कि वो इम्तिहान लेंगे मार्च में। अगर फेल कोई होता है छात्र तो जून में दूसरा अवसर मिलेगा। अच्छा। उसमें भी अगर फेल होता है तो उसको उसी कक्षा में रोकने का प्रोविजन हम बिल ला रहे हैं, और ये बिल से ये सभी राज्यों ने सहमति से तय किया है। अच्छा। कुछ राज्य, ये 25 राज्य ये बदलाव करना चाहते, 4-5 राज्य है जो नहीं करना चाहते, 4 राज्य। अच्छा। तो उनको भी अवसर है, वो अपनी मर्जी से करे। लेकिन ये एक नया राप है। और हमने 10वीं की बोर्ड एग्जामिनेशन वापस लाई है, जिसका सभी जगह स्वागत हुआ है, क्योंकि आधे बच्चे दे रहे थे, आधे बच्चे नहीं दे रहे थे। और टीचर एजुकेशन में कंप्लीट रिफॉर्म हम ला रहे हैं, क्योंकि शिक्षक की गुणवत्ता अच्छी हो तो शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होती है। शिक्षक की गुणवत्ता पर हम आगे बात करेंगे। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जावड़ेकर साहब हमें ये बताएं कि इन 3 साल में मंत्रालय के जरिए जो कुछ कार्य हुए हैं, उनमें 3 बड़ी उपलब्धियां आप किन कार्यों को मानते हैं? मुझे लगता है 3 बड़ी उपलब्धियां जो मैंने गिनाई कि लर्निंग आउटकम्स तैयार करना, उसका और 5वीं 8वीं का निर्णय, और बोर्ड का निर्णय, ये स्कूल क्षेत्र में टीचर एजुकेशन का रिफॉर्म, और शोध और अनुसंधान के लिए जो मैंने पहले बताए, उच्चतर आविष्कार योजना हो, इंक्यूबेशन सेंटर हो, फिर इम्प्रिंट हो या हैकाथॉन हो, पूरा जो एक रिसर्च इनोवेशन का कल्चर बनाया, ये बड़ी उपलब्धियां है। और इसके साथ साथ एक एनी टाइम लर्निंग, जी, जैसे एनी टाइम मशीन, एनी टाइम एटीएम क्या है, एनी टाइम मनी। जी। मैं शुरू कर रहा हूँ कहीं भी कभी भी की बात आप कर रहे हैं, और इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद भी केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से चर्चा हमारी जारी रहेगी। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते, रविवार सुबह 7:30 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। पिछले 3 साल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा के समुचित प्रसार के लिए क्या किया, इस पर मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी वाद संवाद के दूसरे दौर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। स्कूली शिक्षा में सुधार की दिशा में एक अहम और बड़ा फैसला हुआ है। अब 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होगी। अब तक असमंजस की स्थिति थी, आधे बच्चे बोर्ड की परीक्षा देते थे और आधे नहीं देते थे। सीबीएसई में भी ये कंफ्यूजन था। ऐसी स्थिति में पढ़ाई की गुणवत्ता में भी भारी फर्क दिख रहा था। जो बच्चे बिना बोर्ड परीक्षा के 10वीं पास कर लेते थे, जाहिर है उनकी पढ़ाई का स्तर अपेक्षाकृत हल्का होता था। उन बच्चों को आगे चलकर 12वीं के बोर्ड में बड़ी दिक्कत होती थी। केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में बहुत कम फीस में उम्दा पढ़ाई होने के कारण इन विद्यालयों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछले 3 साल में 59 केंद्रीय विद्यालय खोले और 50 नए केंद्रीय विद्यालय और 62 नए जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी। नवोदय विद्यालयों में पढ़ाई के स्तर का आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि पिछले साल यहाँ के 481 विद्यार्थियों को आईआईटी में दाखिला मिला, जो सरकारी स्कूलों की सफलता का सूचक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला किया है कि चालू वित्त वर्ष में एक भी नया बीएड और डीएड कॉलेज नहीं खुलेगा। मंत्रालय का मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जरूरी है कि अध्यापक गुणी और योग्य हों। ये तभी संभव है जब बीएड और डीएड कॉलेज गुणवत्ता के मानकों पर खरे उतरे। इसी बात को ध्यान में रखकर सभी एजुकेशन कॉलेजों से हलफनामे पर जानकारियां हासिल की जा रही हैं, ताकि तथ्य छुपाने वाले कॉलेजों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, सरकार ने किस तरह कड़े और अहम फैसले किए हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जावड़ेकर साहब, जैसे कि बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले भी कि शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया गया है, क्यों इसकी जरूरत महसूस की गई? ऐसा है कि शिक्षक ही एक जैसे कुम्हार माटी के गोले को आकार देकर बर्तन बनाता है विभिन्न आकार के, तो वैसे छात्र की क्षमता को जानकर छात्रों के बुद्धि का पूरा विकास करना और उसमें काबिलियत भरना, ये शिक्षक का काम है। इसमें पेरेंट्स का भी प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होता है। तो ये हम चाहते हैं कि दोनों ही अपना काम ठीक से करें, और हर राज्य में इसकी अलग अलग स्थिति है। तो जहाँ वैकेंसी है वहाँ वैकेंसीज पूरी भरे, यह हम पहला प्रयास कर रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं उनकी शिक्षा पूरी हो, यह हम दूसरा प्रयास कर रहे हैं। तीसरा प्रयास है कि जो नए शिक्षक आने वाले हैं, बीएड डीएड करते हैं, उनको पाठ सरकारी स्कूलों में अब लेना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों के टीचर भी उसका परीक्षण करेंगे और छात्रों का भी फीडबैक लेंगे कि इसने कैसे सिखाया। तो ये जब करेंगे तब जाके शिक्षक की गुणवत्ता और लर्निंग आउटकम के कारण, अगर आज जो दुर्भाग्यपूर्ण चित्र तैयार हुआ पिछले 10 साल में कि 5वीं का छात्र 3री का गणित नहीं कर सकता, 6ठी का छात्र 4थी का पाठ नहीं पढ़ सकता, अगर ये स्थिति है तो ये शिक्षा की सोचने चिंता की स्थिति है। और इसको बदलने के लिए शिक्षक की जिम्मेवारी तय करना जरूरी है। तो ये लर्निंग आउटकम उस दिशा का एक प्रयास है, और शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार करना ये भी उसका दूसरा हिस्सा है कि शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ेगा। और मुझे विश्वास है कि शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं, मन में ठान लिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और अभी हम शिक्षण मंथन कर रहे हैं। 5 जगह सभी राज्यों के अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रिंसिपल्स और अच्छे शिक्षाविद, एनजीओ जो काम करते हैं और सरकारी अधिकारी जो शिक्षा से संबंधित है, सबको इकट्ठा करके 2 दिन बैठते हैं। 30-40 नए प्रयोगों को हर शिविर में समझ रहे हैं, और ये समझकर फिर उसके आधार पर हम शिक्षा की गुणवत्ता पर और एक कारगर योजना
अगले साल से शुरू करेंगे, यह हमारी कल्पना है। बिल्कुल। जावड़ेकर साहब, जैसे कि आपने बताया कि जोर इस पर दिया जा रहा है कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हों वो सरकारी जो स्कूल हैं वहाँ पर वो आए, और हम देख भी रहे हैं, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि भले ही कई नामधारी बड़े बड़े और मोटी फीस वाले स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय का क्रेज बना हुआ है, और पिछले दिनों जो वहाँ से रिपोर्ट मिली है उसकी सफलता जो है वो भी अच्छी रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन स्कूलों का प्रसार और तेजी से होना चाहिए? इस दिशा में क्या हो रहा है? केंद्रीय विद्यालय 94 हमने कार्यरत करने की योजना पूरी बनाई और उसमें से अधिकतर हो भी गए। अब इससे भी ज्यादा एक्सपांशन केंद्रीय विद्यालयों का हो, क्योंकि गरीब को पढ़ने के लिए अवसर कहाँ है। जी। आज एक क्वालिटी ब्रांड बन गया, लेकिन शहरों में जगह नहीं है। हमारे जो पुराने नियम थे 4 एकड़ 8 एकड़ 10 एकड़, उतनी जमीन नहीं मिलती है। जी। तो जहां मिलेगी वहां चाहिए, लेकिन नहीं है। वहां भी मेरा एक नया हमारी योजना कार्यक्रम बना रहे कि कॉरपोरेशन के स्कूलों में अभी बहुत जगह ऐसे है कि 4 स्कूल है तो 2 स्कूल खाली पड़े हैं। जी। तो वहां हम वो अगर वो कॉरपोरेशन हमें अगर वो सौंपती है केंद्रीय विद्यालय के लिए, तो हम केंद्रीय विद्यालय वहां शुरू कर सकते हैं। तो ये एक एक्सपांशन का एक योजना है। ठीक है। दूसरी क्या इसमें नवोदय, गांव और आदिवासी इलाकों को वो प्राथमिकता भी दी जाएगी? एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक अच्छी योजना है। जी। आज 3700 से ज्यादा है। हम इसमें भी विस्तार करना चाहते। वहाँ 100 लड़कियां 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ती है और छात्रावास भी है। तो जो एकदम देहात की छात्राएं हैं वो वहाँ आकर सुरक्षित रहती है, मेंटोरिंग है, शिक्षक भी वही रहते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा शिक्षा का मॉडल है, वो भी हम करेंगे। मॉडल स्कूल्स भी खुले थे, उसको भी नए रूप में हम बढ़ाएंगे आगे। और मूल जो जिला परिषद के स्कूल है उसकी ही गुणवत्ता बढ़ाने का सबसे बड़ा चैलेंज है, वो हमने स्वीकार किया है। और मुझे खुशी है राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र और भी 1-2 राज्यों में ऐसा प्रयास का सफलता हुई कि प्राइवेट स्कूलों से छात्र वापस यहाँ आए हैं। और सिक्किम ने एक नया प्रयोग किया, क्योंकि अब सभी पेरेंट्स को लगता है कि 4थे साल से ही मेरा बच्चा स्कूल में जाना चाहिए, तो केजी चाहिए। अब जिला परिषद के स्कूल में तो केजी होती नहीं है, तो सिक्किम ने केजी ही जिला परिषद स्कूल में शुरू कर दी। जी। तो केजी शुरू करने से बच्चे सभी आए और वो फिर जिला परिषद के स्कूलों में रह गए। तो ये भी एक नया मॉडल है। ऐसे बहुत सारे प्रयोगों पर हम विचार कर रहे हैं। शिक्षा हम सब तक पहुंचाया है, लेकिन सबकी गुणवत्ता कैसे सुधरे, और खासकर सरकारी, ताकि मुफ्त में 8वीं तक पढ़े और बहुत कम कीमत में आगे की पढ़ाई हो, यह हमारा दृष्टि है। जी। डॉक्टर राजपूत, आप एनसीईआरटी के निदेशक भी रहे हैं, और जिस तरह से जावड़ेकर साहब ने जोर दिया है कि जो स्कूली शिक्षा है और ख़ासतौर पे दूर दराज के जो इलाके हैं उसका स्तर बेहतर हो, इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों पर आपकी क्या टिप्पणी है? केंद्र सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो नेतृत्व प्रदान करे, नीति प्रदान करे और उसका क्रियान्वयन करे। ठीक है। तो ये नेतृत्व तभी सफल होता है जब वो वस्तु स्थिति को जाने और लोगों को उस वस्तु स्थिति को समझाए और उसका समाधान ढूंढे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है जो आपने बताया कि जैसे परीक्षा के बारे में जो पुरानी नीति थी उसको बदला गया, 10वीं की परीक्षा के लिए बदला गया जी। और ऐसे कई परिवर्तन आपने बताए। तो कुल मिलाकर के ये सबसे बड़ी बात है कि हमने भारत की वास्तविक स्थिति को जाना, समझा और बताया। दूसरा बिंदु अध्यापकों का है जी। 1970 के करीब एक बड़ी मशहूर किताब दुनिया भर में पढ़ी गई, एशियन ड्रामा, गुन्नार मेडल एक नोबेल लॉरिएट थे, उन्होंने लिखी थी। तो उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के लिए स्रोत केंद्र, रिसोर्स सेंटर्स हैं टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस दिशा में विशेष रूप से कार्य किया गया है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में गुणवत्ता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्वयं सेवक हो, कोई वॉलंटियर एजेंसी हो, गुणवत्ता कहाँ से मिलेगी? जितना अच्छा अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण में तैयार होगा वैसे स्कूलों में जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बात और है, अगर ये सुधर जाए तो बहुत कुछ और सुधर जाएगा जो अभी हम सोच नहीं सकते। अध्यापक क्या करता है, एक व्यक्ति आता है, उसको व्यक्तित्व प्रदान करता है, पर्सन टू पर्सनालिटी जी। और एनसीटी का जो सूत्र वाक्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया है, गुरु गुरुतमो धामा, अध्यापक
मनुष्यत्व से दैवत्व की ओर ले जाता है, उस रास्ते पर ले जाता है। यानी अध्यापक का जो आदर्श चरित्र होगा वो सारे देश को प्रभावित करेगा। इसलिए मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं जो पिछले वर्षों में हुआ है। बिल्कुल। जावड़ेकर साहब, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा ने निधि और सुधार ट्रैकर विकसित किया है, इसके क्या लाभ मिलेंगे? रूसा की कल्पना ये थी कि जो गुणवत्ता में अच्छे कॉलेज प्रयास करके आगे बढ़ रहे हैं उनको और प्रोत्साहित करना। हमारा सारा प्रयास है। इस साल हमने ग्रांट्स भी राज्य सरकारों को जो देते हैं, यूनिवर्सिटीज को देते हैं, उसको क्वालिटी से लिंक किया है। 30% जोर क्वालिटी पर रहेगा कि 30% ग्रांट्स आप क्वालिटी एफर्ट्स, क्वालिटी सुधारने में करोगे तो ही मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो इसमें बहुत सारे कदम है। तो रूसा खास करके दूर दराज के कॉलेजों में लगभग 3000 से ज़्यादा कॉलेज और अनेक यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे निर्माण के लिए पैसा दिया गया जी। और वो 4000 करोड़ से ज़्यादा रुपए दिए गए और इस साल भी 2600 करोड़ रुपए देंगे जी। वो इसलिए है कि वहाँ कोई अच्छे एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रयोगशाला तैयार करना है, ये करना है जी। अच्छे एकेडमिक हॉल्स तैयार करने हैं, तो उसके लिए वो पैसा दिया जाता है जी। और ये पैसे का बहुत अच्छा उपयोग हुआ। पिछले ही महीने मैंने 17 जगह की ऐसे फैसिलिटीज का उद्घाटन किया और छात्रों को बहुत उसका लाभ हो रहा है जी। अब इस बार का जो हमारा एक टेक्निकल एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूवमेंट का भी कार्यक्रम चलता है, रूसा जैसा ही। हाँ। तो वो टेक्निकल क्षेत्र में चलता है। जी। तो टेक्विप 3 में इस बार पहाड़ी राज्य, पहले जो बीमारू राज्य कहा जाते थे वो, और पूर्वोत्तर भारत के राज्य और अंडमान, यही वो लागू होगा। वहाँ भी 2600 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारे प्रयास शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। जी। डॉक्टर डोगरा, अब तक की चर्चा से कुछ खास आप टिप्पणी करना चाहेंगे जिस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और बिल्कुल शिक्षा करना की चाहूँगा। गुणवत्ता पर जिस तरह ध्यान है? मैं सबसे पहले मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, अच्छा। क्योंकि अब तक जो शिक्षा के क्षेत्र में बात सुनते आए वो सिर्फ शिक्षा 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 तक था। कभी किसी ने क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं की। जी। वो शिक्षा सही रूप से लोगों तक पहुंच भी रही है कि नहीं, ये कभी किसी ने सोचा नहीं और उसका नतीजा भी काफ़ी मतलब इतना अच्छा नहीं रहा। अब जो इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव की वजह से बड़े, जो सबसे पहले बात आज बरसों से पहले हो जाने चाहिए थे, आज नहीं, ये 10 साल पहले इसको हो जाना चाहिए था। आज उन्होंने इस चीज़ को लागू किया। ये बहुत अच्छी बात है कि हर क्लास में हर स्तर पर पहले ये तो डिसाइड करें कि हम इतना बच्चे को आना चाहिए, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है क्वालिटी एजुकेशन की, और उसकी तरफ उन्होंने बड़े वैज्ञानिक ढंग से इसको लागू करने का फैसला लिया है। ये अपना में बहुत बड़ी बात है जो आज तक कोई किसी नहीं। जावड़ेकर जी, जैसे कि बात हो रही है पुराने ढर्रे को तोड़ने की और नई सोच लेकर आने की, नए जमाने के साथ चलने की, और इस दिशा में एक कदम विसाखा भी उठाया गया है सरकार की तरफ से, वित्तीय साक्षरता अभियान। मैं चाहूंगी कि आप इसके नतीजों के बारे में हमें बताएं और कहाँ से प्रेरणा मिली इस अभियान की? जब प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को जी 500 और 1000 रुपए के नोट रद्द किए और वो उस समय बताया कि नए नोट मिलेंगे लेकिन 50 दिन आपको थोड़ी तकलीफ होगी। ठीक 50 दिन ही लगे, लेकिन उस समय देश पूरे नए सिरे से सोचने लगा कि क्या कैश ही जरूरत होती है या कैश के बगैर भी अपने ट्रांजैक्शन करने का कोई रास्ता होता है। तो आज ही मोबाइल 112 करोड़ है, आधार 113 करोड़ है और बैंक खाते 30 करोड़ गरीबों के भी निकले हैं और कुल मिला के 200 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते हैं। तो इसको जाम ट्रिनिटी को जोड़कर ये पैसे का लेन देन कैश के बजाय डिजिटल रूप में क्यों नहीं हो सकती? तो इसका एकदम बढ़ावा मिल गया। तो हमने सोचा ये काम तो कॉलेज के छात्रों को करना चाहिए, इसलिए मैंने व्यक्तिगत अपील किया और 4,50,000 छात्र 3,000 कॉलेज से आए सामने। उन्होंने खुद वॉलंटियर्स बने और हर एक ने 10-12 परिवारों में जाकर उन परिवारों को पूरा डिजिटल प्रशिक्षण भी दिया कि मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, भीम ऐप कैसे होता है, बाकी भी ऐप्स कैसे होते हैं, कैसे पेमेंट किया जा सकता है बिना नोटों का, और ये सिखाया और शॉपकीपर्स को भी सिखाया। तो आज 20 लाख से ज़्यादा परिवार
और 1 लाख से ज़्यादा दुकानदारों को उन्होंने सिखाया। अब मैंने छुट्टी के दिनों में फिर से उनको ईमेल किया और मेरा मेल बॉक्स फुल हो गया है क्योंकि उन्होंने इतना रिस्पॉन्ड किया है कि हम ये काम छुट्टी में भी जारी रखेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने स्कीम लगाई है कि भीम ऐप सिखाकर उस पर 3 ट्रांजैक्शन कोई करता है तो छात्र को भी पैसा मिलेगा उसमें, प्रति कन्वर्जन में 10 रुपए का, तो उसकी भी आय होगी, छुट्टी भी, काम भी, पैसा भी। तो ये योजना उसका रूप है। एक और ब्रेक का समय हो गया है, लेकिन जावड़ेकर जी जाने से पहले एक बात पूछे बिना नहीं जाऊंगी कि आपने कुछ समय पहले कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में आज का जो समय है वो बेहद ही रोमांचक और प्रभावशाली समय, ये किस आधार पर आप? ये ऐसा है, दुनिया बदल रही है बहुत जबरदस्त गति से जी। वर्ल्ड इज चेंजिंग एट ए वेरी फास्ट पेस और उसका मूल आधार है नई नई खोज। पुराने तकनीक खत्म हो रहे हैं जी। वो काम के नहीं रहेंगे। फायदा मुनाफा उसी को होगा वो जो नई टेक्नोलॉजी तैयार करेगा। और इसलिए हमें भी वही नहीं सिखाना है जो 20 साल पहले सिखा रहे थे। मूल्य वही रहेंगे, मानवता के मूल्य सदा हमेशा अच्छे रहेंगे, लेकिन विषय का ज्ञान और कौशल इसमें बहुत जबरदस्त बदलाव हो रहा है, वो अडॉप्ट करना चाहिए। इसलिए हम अभी AICTE के मार्फत से एक नया उपक्रम इस साल से शुरू कर रहे हैं कि हर साल इंजीनियरिंग का सिलेबस, करिकुलम, मॉडल करिकुलम हम तैयार करके हर साल बदलेंगे, अपडेटेड करिकुलम, और जो कॉलेजेस को या विश्वविद्यालयों को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की हम योजना बना रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। पिछले 3 साल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा के समुचित प्रसार के लिए क्या कुछ किया है, इस पर मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से वाद संवाद जारी है और इसके अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं। आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। तीन साल का कामकाज और कई दर्जन उपलब्धियां, हर फैसले में कुछ न कुछ नया और बेमिसाल करने की कोशिश, हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने, युवा वर्ग को चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाने, युवकों की प्रतिभा का पलायन रोकने और उसका अनुकूलतम इस्तेमाल करने, शिक्षण संस्थाओं का बुनियादी ढांचा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने, मजबूरी में पढ़ाई न कर पाने या बीच में छोड़ देने वालों के लिए कहीं भी कभी भी के सिद्धांत पर डिस्टेंस लर्निंग की शुरुआत करने जैसे अहम काम शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए हैं। प्रतिभा का पलायन यानी ब्रेन ड्रेन देश में अहम मसला है। सरकार ने इसे रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए हर महीने 70,000 रुपए की छात्रवृत्ति देगी और किसी नामी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में 1 साल शोध कार्य के लिए भेजेगी। इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाएं और अन्य बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी बनाई गई है। इसकी 2000 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 1000 करोड़ रुपए की है। इस एजेंसी के पास 20,000 करोड़ का कोष होगा, जिसमें से बुनियादी ढांचा उन्नत करने वाले संस्थानों को कर्ज दिया जाएगा। तो आपने देखा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक से बढ़कर एक फैसले किए हैं। अब समय हो चला है मंत्री जी से सवाल पूछने का, और पहले मौका दिया जाए जो हमारे विशेषज्ञ मेहमान यहाँ पर मंच पर बैठे हैं उन्हें। डॉक्टर डोगरा, अगर कुछ सवाल आप पूछना चाहेंगे मंत्री जी से। हायर एजुकेशन के बारे में प्रश्न है ये। 760 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से 383 जो हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं।
मेरा ऐसा मानना है कि जब तक यूनिवर्सिटीज़ को पूर्ण स्वायत्तता और सब तरह के रेगुलेशन से मुक्त नहीं किया जाता और टोटल एकेडमिक फ्रीडम उनको नहीं दी जा सकती, तब तक जो आपका एक सपना रिसर्च रिसर्च एंड रिसर्च वो पूरा नहीं हो पाएगा। मेरी मान्यता आपसे बिल्कुल मिलती जुलती है कि जब तक उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय चाहे सरकारी हो या निजी हो, लेकिन जब तक उनको एकेडमिक फ्रीडम नहीं मिलता तब तक क्वालिटी की प्रतिस्पर्धा कैसे होगी? और इसलिए वो देने का हमारा पूरा संकल्प है और इसलिए यूजीसी का पूरा रिफॉर्म हम कर रहे हैं, एआईसीटी का पूरा रिफॉर्म कर रहे हैं और इस रिफॉर्म का मूल मुद्दा ये है कि अच्छे संस्थान जो क्वालिटी शिक्षा दे रहे हैं उनको रेगुलेशन से लगभग पूरी मुक्ति, और उस दिशा में आईआईएम का बिल हमने पेश किया है जहां अब सरकार की दखल अंदाजी जरा भी नहीं रहेगी। दे विल बी ऑन देयर ओन। नए आईआईएम को 7 साल चलने के लिए चलाने के लिए और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए पैसा हम देंगे, लेकिन पैसे का सीएजी जो हिसाब करता है, ऑडिट होता है, उतना ऑडिट होगा। उसके सिवा सरकार कुछ भी डायरेक्टर भी नियुक्त नहीं करेगी, हर एक चीज आईआईएम स्वतंत्र रहेगी। ये शुरुआत है। और दूसरी शुरुआत ये है कि सभी विश्वविद्यालयों को हम इसलिए 20 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का बिल अभी तुरंत ला रहे। ऐसे 20 संस्थान चुने जाएंगे चैलेंज मोड में, 10 निजी 10 सरकारी, और ये एक 10-20 साल की विजन लेके वर्ल्ड रैंकिंग में 200 में कैसे आ जाएंगे, उसके लिए सारे प्रयास करने वाले ऐसे 20 संस्थान हमारे तैयार हो। वो भी हम पूरी आज़ादी उसको रहेगी, इसमें सरकारी हस्तक्षेप कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस दिशा में हम जा रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर डोगरा, आपके संशय का निदान यहीं पर हो गया। डॉक्टर राजपूत, कुछ आप भी जानना चाहेंगे मंत्री जी से? आज के समय को कहा जाता है कि दिस इज एज ऑफ एक्सेलरेशंस। जो ये सीख ले कि नया कैसे सीखा जाए, वही आगे चल सकता है, क्योंकि हो सकता है जो कौशल आज उपयोगी है साल भर बाद न रहे। तो सब एज ऑफ एक्सेलरेशंस। और कुछ लोग इसको एज ऑफ एस्पिरेशंस भी कहते हैं कि लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं बढ़ी हुई। मेरे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा है। तो मैं तो मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा, प्रश्न मानिए या मेरी एस्पिरेशन मानिए, कि ऐसी संभावना कब मंत्रालय व्यक्त करेगा कि अगले इतने वर्षों में हर बच्चे को, देश के हर बच्चे को नवोदय और केंद्रीय विद्यालय स्तर की शिक्षा उपलब्ध करा दी जाएगी। नवोदय एक अलग प्रयोग है कि ग्रामीण छात्रों के लिए ही है। 5वीं के 25 लाख बच्चे 5वीं के बाद इम्तिहान देते हैं, एंट्रेंस टेस्ट, और उससे 40,000 बच्चों को प्रवेश मिलता है। और मुझे खुशी है पिछले साल नवोदय के 480 छात्रों को आईआईटी में प्रवेश मिला है। तो ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वो छात्रालय है, वो इंटीग्रेटेड स्कूल है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय डे स्कूल है और वो बहुत अच्छा हुआ है गरीबों के लिए। तो इसी का विस्तार करना और जिला परिषद के स्कूल को भी उसी स्तर पे लाके खड़ा करना, क्योंकि आखिर शिक्षक वही है। वो शिक्षक अगर डिलीवर कर सकते तो ये क्यों नहीं करेंगे? तो करेंगे और हम कराएंगे भी। और इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो अभिलाषा आपने बताई, वो हर गरीब माँ की है। वो हर गरीब अपने घर में काम करने वाली नौकरानी भी है, वो कहती है मेरे बेटे बेटी को अच्छी शिक्षा मिले। तो वो अच्छी शिक्षा, और इसलिए हमने इंग्लिश का कभी दुस्वास नहीं किया है। अंग्रेजी सभी भाषाएं अच्छी है, माध्यम कौन सा लेना वो छात्र तय करेगा, लेकिन अंग्रेजी अब उत्तर प्रदेश ने भी तय किया कि पहली से शुरू होगी सिखाना। तो ये भी देश में बदलाव का एक नया संकेत है और ये शिक्षा गुणवत्तापूर्वक होगी। जी। चलिए, अब यहाँ पर प्राध्यापक और अध्यापक और छात्र छात्राएं मौजूद हैं, उन्हें भी मौका दिया जाए सीधे सवाल, ताकि वो मंत्री जी से पूछ सकें। बताएं कौन कौन सवाल पूछना चाहेंगे यहाँ पर? जी लीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि अब जब हम देखते हैं कि सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब जब बेटियां और दलित समुदाय के बच्चे उच्च शिक्षा में आने लगे हैं, तो कई विश्वविद्यालयों में सीटें क्यों कम कर दी गई हैं? कहीं भी सीटें कम नहीं की है और बढ़ाई है। दुर्भाग्य से एक विश्वविद्यालय दिल्ली का नामांकित है, लेकिन जेएनयू में
दलित और आदिवासी प्राध्यापकों की पदे 10 साल में भरी नहीं गई थी। अब उसको भरने की विशेष मुहिम चल रही है और जैसे ही अध्यापक 2-3 महीने में ये सब भर्ती हो जाएंगे, जैसे भर्ती होंगे उतनी सीटें फिर बढ़ेगी शोध की, पीएचडी की। बाकी सीटें कोई भी कहीं कम नहीं किया है, सब जगह पीएचडी की और मूल कॉलेज की सीटें भी बढ़ाई है। हम कम करने के पक्ष में नहीं है। जी, कोई पूछना चाहेंगे? जी लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम आज के टाइम में कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, तो सर लेकिन हमारे भारत में ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्य से 70 साल के आज़ादी के बाद 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, बाकी गांव में पहुंची थी। तो हमने ये तय किया, मोदी जी ने अधिकारियों से जब पूछा कि यह 18,000 दूर दराज के गांव है, कितना समय लगेगा, तो 10 साल लगेंगे। उन्होंने कहा नहीं, 3 साल में 1000 दिन में ये काम पूरा करना है। और उन्होंने ऐलान किया 15 अगस्त को। और उसके बाद मुझे खुशी है कि 18,000 में से 1.5 साल में ही आज 14,000 गांव ये उनका इलेक्ट्रिसिटी आ गया। केवल अभी 4,000 गांव बचे हैं जो इस साल पूरे हो जाएंगे। दूसरा, गांवों तक कनेक्टिविटी भी जानी चाहिए, वाईफाई भी मिलना चाहिए। तो ये 3 साल पहले केवल 358 किलोमीटर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का ऑप्टिकल फाइबर्स डाले गए थे। पिछले 3 सालों में 1,71,000 किलोमीटर के ये सब गए हैं। तो लाखों लाखों गाँव में अब ये सब साकार हुआ है। तो ये बदलाव है और इसी से आगे बढ़ेगा। जी, और प्राध्यापिका डॉक्टर रूबल शर्मा, आप बताएं। जी, मैं ये पूछना चाहूँगी, पहले तो मैं सराहनीय कदम है शिक्षा के क्षेत्र में, गुणवत्ता के क्षेत्र में। और जिस तरह से हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ की नकल कर रहे हैं सर, तो उन कंट्रीज़ में जो ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम है वो लोग कहीं पे भी बैठे होते हैं, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। और हमारे यहाँ हम लोगों के लिए क्लासेस में ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ही कंट्री इतना ओवर पॉपुलेटेड होता जा रहा है, तो इसको दूर करने के लिए कमी को आप क्या इसीलिए अपने देश में पहली दफा एक ऑनलाइन कोर्सेज का स्वयं पोर्टल हमने शुरू किया है। आज उसमें 300 कोर्सेज शुरू हो गए ट्रायल के रूप में और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसकी कल्पना यह है कि एक बेहतरीन प्राध्यापक एक कोर्स 40 लेक्चर्स 40 दिन एक लेक्चर देके कंडक्ट करेंगे। उसका मटेरियल भी ऑनलाइन उसको मिलेगा, उसके ट्यूटोरियल्स भी होंगे। वो बीच में इंटरएक्टिव रूप में हर सप्ताह प्राध्यापकों को सवाल पूछ सकेगा और फाइनली उसकी एग्जामिनेशन होगी, उसको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। और ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का भी लाभ इन स्टूडेंट को मिलेगा। लेकिन जो अब कॉलेज के बाहर आ गए लेकिन कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ पढ़ना है, तो मैं कहाँ पढ़ूँ, आज व्यवस्था नहीं है, वो अब उपलब्ध होगी उस पर। इसलिए मैंने कहा जैसे एटीएम होता है एनी टाइम मनी, नाउ एटीएल एनी टाइम लर्निंग, एनीवेयर लर्निंग, यह हम ला रहे हैं स्वयं पोर्टल से। और इसका अब फॉर्मल लॉन्च भी होगा इस साल और ये बेहतरीन 2000 कोर्सेज होंगे और ये बहुत अच्छे पैमाने पर चलेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। चलिए, इधर बैठे कुछ छात्रों से भी सवाल ले लेते हैं। 10th तक करने के बाद मैंने कारणों से, बहुत सारे कारणों से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि वहाँ तक लोग मतलब जो न्यू जनरेशन के लोग हैं वो मतलब शिक्षा 10th तो पास कर लेते हैं, बट ये होती है वहाँ पे क्या कि सर उस मतलब कृषि की तरफ उतना मतलब लोग जागरूक नहीं हो पाते। सरकार इस पे क्या क्या कदम उठा रही है? इसलिए कुछ राज्यों ने बड़े अच्छे पहल की है कि 6ठी के बाद 8वीं 9वीं 10वीं में ये 3 साल जो वोकेशनल कोर्सेस है उसमें कृषि के भी कोर्सेस अनेक राज्यों ने रखना शुरू किया है और उसका बड़ा अच्छा लाभ हो रहा है। और स्टूडेंट्स को खेती में ले जाना, उनको वो देहात के है तो उनको खेती मालूम है, लेकिन उसके काम सिखाना, उसकी रुचि बढ़ाना, नहीं तो पैंट शर्ट डाल के वो फिर खेती में जाना नहीं चाहेगा, वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन खेती में भी आधुनिक खेती करे, उत्पादकता बढ़ाने का हमारा चैलेंज है, वो बढ़ाए, ये हम बता रहे हैं। आखिरी सवाल, उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध को लेकर के सरकार बहुत अच्छा और बेहतरीन प्रयास कर रही है, लेकिन पीएचडी और एमफिल करने वाले छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी है और रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में 4th ग्रेड की बहाली निकली हुई थी। उसमें जो वास्तविक जो मूल पद थे, उस पद से ज़्यादा पीएचडी वाले बच्चे जो फॉर्म फिलअप कर दिए थे, इसको लेकर के सरकार किस हद तक चिंतित है? ऐसा है, ये सचमुच एक दुर्भाग्यपूर्ण चित्र दिखता है कि पीएचडी छात्र भी स्वीपर के पद को एप्लीकेशन करे। स्वीपर के पद की मैं कमी नहीं देखता हूँ, क्योंकि हर जॉब डिग्निटी एक ही समान है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये क्यों मिसमैच हो रहा है? क्योंकि पीएचडी भी क्या होती है, विश्व के सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी इज समथिंग दैट यू ऐड टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, उसको पीएचडी कहते हैं। हमारे यहाँ एक गलत बीच में परिभाषा की गई कि एनी न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज आल्सो बिकम्स पीएचडी। ये करेक्ट नहीं है। नई खोज होती है तब पीएचडी होते हैं, तो इसलिए अच्छी पीएचडी हो, गुणवत्ता उसमें भी हो। और दूसरी तरफ अभी जहाँ रिक्तियाँ है, मैं तो सभी पीएचडी छात्रों से मिलता हूँ, तब कहता हूँ कि आप टीचर्स बनो। आज आईआईटी में 30% पदें खाली है, आज उच्च शिक्षा में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 30% लगभग खाली है पद। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी अच्छी गुहार है अच्छे टीचर्स की। अगर पीएचडी बनकर टीचर नहीं बनेगा तो फिर क्या बनना चाहिए? इससे ज़्यादा प्रतिष्ठा का दूसरा जॉब कुछ हो ही नहीं सकता। और इसलिए हम ये भी दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। मंत्री महोदय की अंतिम टिप्पणी हम लेना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि इन 3 सालों में तो बहुत कुछ हुआ इस मंत्रालय की तरफ से, चौथे साल में शिक्षा क्षेत्र को क्या कुछ तोहफा मिलने वाला है? जो हमने 3 साल में अभी तय किया, इतनी इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, यानी अब फर्जीवाड़ा डिग्री में नहीं होगा। 3 इडियट में हमने जैसे देखा रणछोड़ दास चांचड़ के नाम पर दूसरा छात्र बैठा, और दूसरा हमने देखा कि उसके जगह फोटो दूसरे का लगा, तो ऐसा अब नहीं होगा। अब डिग्री पर भी फोटो होगा, आधार नंबर होगा, और सारे जैसे डीमैट शेयर्स रहते हैं वैसे डिजिटल उसकी रखवाली होगी। इसी साल से ये शुरू हो रहा है, तो ये एक नई पहल है। एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की है। एक लाइब्रेरी में, मैं कॉलेज में था तो एक किताब चाहिए तो इस कॉलेज के लाइब्रेरी में नहीं है तो दूसरे कॉलेज में जाकर देखना पड़ता था। 4-5 कॉलेज के लाइब्रेरी में हम जाते थे। अब ये जरूरत नहीं, आपके कंप्यूटर में आपको 60 लाख किताब, देश की सारी लाइब्रेरी आपके कंप्यूटर में। ये एक नया काम हम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, और जो कदम अभी तक उठाए हैं उसको प्रत्यक्ष रूप देकर उसका परिणाम लाना जल्दी से जल्दी, इसके लिए हम ज्यादा कार्यरत रहेंगे, क्योंकि उसी मुकाम को पहुंचना है, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि परीक्षाओं से गुजरने वाले ये छात्र छात्राएं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बीते 3 साल के कामकाज के लिए कितने अंक देते हैं। तो आप सबसे गुजारिश होगी, अंक दिखाएं, कितने अंक आप इस मंत्रालय के कामकाज के लिए देते हैं? बिल्कुल, तो काफी शानदार अंक मिले हैं मंत्रालय को। और आइए इस पर एक टिप्पणी ले लेते हैं मंत्री जी का। जी बताएं जावड़ेकर जी, बेहतरीन अंक मिले हैं, यानी कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है आपसे। नहीं, बिल्कुल, मैं यही मानता हूं कि जनता को हमारा काम पसंद आए और वो हमें कसौटी पर तोले हर साल जी, क्योंकि यह हमारी जवाबदेही है उनके प्रति, क्योंकि हम सत्ता में कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आया। इसलिए मोदी जी ने लाल दीवा भी रद्द कर दिया। अब हम है यहाँ जनसेवक बन के लोगों का काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, और सब साथ होंगे। 125 करोड़ जनता मिलकर का आगे चलेंगे, यही हमारा मिशन है। तो 3 साल के कामकाज को घंटे भर में समेटना संभव नहीं है, खासकर उस सूरत में जब काम बहुत हुआ हो। और इस चर्चा में ये बात जाहिर भी होती है। आज के वाद संवाद में इतना ही। कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी और अन्य मेहमानों का आभार। वाद संवाद में अगले सप्ताह नए विषय और नए तेवर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।